जय हिंद दोस्तों। 28 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को। तो दोस्तों, डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनने जा रही है। इसकी घोषणा की है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने। तो उन्होंने घोषणा करते हुए ये बताया है कि जो डिब्रूगढ़ है उसे एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आने वाले 3 वर्षों के भीतर डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाना है। उन्होंने घोषणा करते हुए ये भी बताया है कि जो तेजपुर है वहाँ पर राजभवन का निर्माण किया जाएगा। अब ये राजभवन क्या होता है? तो जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं उसे राजभवन बोला जाता है। तो तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, सिलचर में एक सचिवालय और मुख्य सचिव का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। तो ये असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं। बात करते हैं असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पर विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, दिखो और तोरसा। असम की लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। माजुली द्वीप असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों, असम में कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जैसे बोडो, कचारी, कार्बी, मिरी, मिशमी, राभा और दिमासा। यहाँ के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जैसे देहिंग पटकाई महोत्सव, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू और चाय महोत्सव। प्रमुख मेला है अम्बुबाची मेला और प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर। दोस्तों, बिहू डांस किस राज्य में किया जाता है? तो यह असम राज्य में किया जाता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगा। तो जैसे ही आप कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर जितने भी वीडियो आएंगे उनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर आपको स्टडी कर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे यहाँ तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों, 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो उनके द्वारा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किया गया है और इसकी नियमावली को लेकर के एक पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया है। यानी कि उत्तराखंड यूसीसी के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। तो इस पोर्टल पर सारी जानकारी होगी यूसीसी से संबंधित। दोस्तों, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि आज़ादी के बाद, यानी जब से संविधान लागू हुआ है तब से उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, उत्तराखंड में 2022 में इलेक्शन हुए थे। तो उसी इलेक्शन के दौरान जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। फिर इसके बाद 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ था और 7 फरवरी 2024 को ये पारित हुआ था। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस रही है। दोस्तों, उत्तराखंड के अलावा गोवा राज्य में भी यूसीसी लागू है, लेकिन वहाँ पर जो यूसीसी लागू है ये पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू की गई थी। ठीक है, तो ये आज़ादी से पहले की गई थी, इस बात को भी आप नोट कर लें। इसलिए उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
बात करते हैं यूसीसी की। तो यूसीसी का मतलब होता है भारत के सभी नागरिकों को एक समान कानून लागू होना। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके लिए सभी प्रकार के कानून एक जैसे होंगे। ठीक है, तो जो विवाह से संबंधित कानून है, तलाक से संबंधित कानून है, ये सभी एक जैसे लागू किए जाएंगे सभी पर। तो दोस्तों, जो यूसीसी होता है उसमें जो कानून लागू किए जाते हैं वो धर्म, लिंग, इन सभी की परवाह किए बिना लागू किए जाते हैं। समान नागरिक संहिता का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना था अभी हाल ही में? HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है? सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों, ICC अवार्ड 2024 को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं। जैसे मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है अर्शदीप सिंह को। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है अजमतुल्लाह उमरजई को, जो कि अफगानिस्तान के हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? कामेंदु मेंडिस को, जो कि श्रीलंका के हैं। और वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ईसा ओझा को, जो कि UAE के हैं। और अंपायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन किसे चुना गया है? पैट कमिंस को। ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन किसे चुना गया है? चारिथ असलंका को। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बेलारूस में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए थे, तो उसमें जीत किसने हासिल की है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। आपको याद रखना है कि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं वो 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। आपको याद रखना है कि वह 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। तो अभी जो 2025 में चुनाव हुए हैं उसमें उन्हें 86.82% वोट हासिल हुए हैं। लुकाशेंको के बारे में ये कहा जाता है कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी हैं। बेलारूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बेलारूस की बात करें तो राजधानी इसकी मिन्स्क है। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। करेंसी है बेलारूसी रूबल। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में बेलारूस संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप जरूर नोट करें। दोस्तों, अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो जो माइकल मार्टिन हैं वो आयरलैंड के PM बने हैं। मिखाइल कैबिलसबिली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन महामा घाना के राष्ट्रपति। और नोजो ओकोंजो एबेला WTO की महानिदेशक। और यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। और अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। और नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 को किसने जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। तो महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने JSW सोरमा हॉकी क्लब पर 2-1 से जीत दर्ज करके इसका पहला संस्करण जीता है। यानी कि महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण आयोजित किया गया था और इसको ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। जो फाइनल मुकाबला था यह रांची यानी झारखंड के मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की बात करें तो इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था।
गोल्ड मेडल भारत ने, सिल्वर मेडल चाइना ने और तीसरा स्थान जापान ने हासिल किया था। सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 की बात करें तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। गोल्ड मेडल ग्रेट ब्रिटेन ने, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज मेडल यानी तीसरा स्थान भारत ने हासिल किया था। और पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की बात करें तो इसका आयोजन चाइना में किया गया था। विजेता भारत रहा है, 5वीं बार भारत ने इसको जीता था। उपविजेता चाइना, तीसरा स्थान पाकिस्तान का रहा है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विजेता जापान और उपविजेता पाकिस्तान रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो यह 27 जनवरी को मनाया गया है। तो 1933 से लेकर 1945 तक यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में नाजी शासन और उसके सहयोगियों ने संगठित तौर पर नरसंहार करके 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। इसलिए हर साल 27 जनवरी को इसी नरसंहार से पीड़ित लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया जाता है। जनवरी माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद को। तो 1989 बैच के IPS ऑफिसर और SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक का पद दिया गया है, यानी कि उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर हम नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो या BCAS की बात करें तो यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि सिविल एविएशन मंत्रालय के तहत काम करती है। दोस्तों, BCAS का काम है भारत के जो एयरपोर्ट होते हैं और जो विमानन परिचालन की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, यानी एयरपोर्ट वगैरह की सुरक्षा करने का इसका जिम्मा होता है। और सोशल मीडिया पर जो बम की खबरें या अफवाहें फैलाई जाती हैं उनको रोकने का काम भी BCAS के द्वारा किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप CRPF के महानिदेशक बने हैं और अरुण मिश्रा BCCI के नए लोकपाल बने हैं। V नारायण इसरो के नए प्रमुख बने हैं। इसके अलावा भुवनेश कुमार UIDAI के CEO बने हैं और न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, KM चेरियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा चिकित्सक। तो दोस्तों, प्रसिद्ध चिकित्सक KM चेरियन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत का पहला कोरोनरी बाईपास और हृदय फेफड़े प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर KM चेरियन का अभी हाल ही में बेंगलुरु में निधन हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने भारत का पहला कोरोनरी बाईपास और हृदय फेफड़ों का प्रत्यारोपण किया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। श्याम बेनेगल का निधन हुआ है जो कि प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है, ये हरियाणा के पूर्व CM थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, प्रसिद्ध तबला वादक थे। SM कृष्णा का निधन हुआ है जो कि कर्नाटक के पूर्व CM थे। शशि रुइया का निधन हुआ है जो कि SR समूह के चेयरमैन थे। HS बेदी का निधन हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। और वरदाराकर कमला राव का निधन हुआ है जो कि विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान थे। और दिल्ली गणेश का निधन हुआ है, ये तमिल अभिनेता। और HS सोढ़ी का निधन हुआ है जो कि भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। ठीक है, तो ये निधन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है? आंसर हो जाएगा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन को। तो दोस्तों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है।
यानी अब इस मंदिर को विदेशों से भी धन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस लाइसेंस को प्राप्त होने के बाद विदेशों से धन दिया जा सकता है इस मंदिर को। भारत के कुछ प्रमुख मंदिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको श्री राम मंदिर याद रखना है, ये अयोध्या में है। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। बाकी ऐसे मंदिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, ये कर्नाटका में है। मीनाक्षी मंदिर, ये मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर तमिलनाडु में। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। सबरीमाला मंदिर, ये केरल में है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर भी ओडिशा में है। रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में है। ठीक है, बाकी भारत में तो बहुत सारे मंदिर हैं, दुनिया में भी बहुत सारे मंदिर हैं, सभी अपने आप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कुछ एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जितेंद्र पाल सिंह को। तो दोस्तों, इजराइल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? जितेंद्र पाल सिंह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं इजराइल की, तो राजधानी इसकी जेरूसलम है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, आपको याद रखना है कि हमास और इजराइल के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था, जब जंग शुरू हुई थी, तो उस समय भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने। ये इटली के हैं। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? इंदौर और उदयपुर। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ओडिशा। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने गैलेंट्री और सर्विस मेडल की घोषणा की है? 942। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलकाता। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके संस्थापक डिस्कस करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदाए स्नान सभा की स्थापना 1851 में की थी। और मेहराम जी मालावारी ने सेवा सदन की स्थापना 1885 में की थी। सावित्रीबाई फुले ने महिला सेवा मंडल की। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की। एनी बेसेंट ने महिला भारत संघ की। सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल की। और CS नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रायसी ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1842 में। केशव चंद्र सेन ने भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में। हेनरी लुई विवियन डेरोजिए ने यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी करेगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी डेवलप की है? भारत। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? स्टे डोटो। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई थी? देहरादून में। AI वीडियो जनरेटर सोरा किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। अशोक राज सिगडेल किस देश के सेना प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल।
2024 की नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड और इसके अलावा जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 1000 रुपये। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो वो है इंदौर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंदौर बताया है। वैसे कल का जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन में इंदौर नहीं था, फिर भी कुछ लोगों ने इंदौर बताया है, कुछ लोगों ने भोपाल बता दिया है। दोस्तों, हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, तो आप ऐप पर जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए। वहाँ पर पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कोर्स हैं, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल कोर्स हैं, आपके एसएससी और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसकी जो वैलिडिटी है वो है 12 महीने की। तो मैथ और रीजनिंग का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश सर हैं और वैभव सर हैं, तो इनको आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग का फाउंडेशन बैच और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। मैथ का आपको बैच मिल जाएगा यहाँ पर। जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, एसएससी फाउंडेशन बैच, रेलवे के लिए फाउंडेशन बैच है, व्यापम और एमपी टेट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको बैच ऐप पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐप पर टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।